जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 8 to 13 बच्चों हम इस वीडियो में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 coins are tossed once, find the probability of getting। अब बच्चों ये 9 केसेस हैं। फर्स्ट केस है 3 चित्त प्रकट होना यानी कि 3 हेड्स। तो अब देखो, सबसे पहले तो 3 सिक्के आप उछालोगे, उसका आप बनाओगे सैंपल स्पेस। सब कुछ आप सीख चुके हो, फिर भी बेसिक्स सीखने हो तो हमने अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसका लिंक आप देख सकते हो, है ना। फर्स्ट केस है क्या, 3 हेड्स, 3 हेड्स, 3 चित्त। तो बच्चों सिर्फ एक ही केस है, तीनों हेड आ जाए, है ना। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा, आगे के हम आपके साथ ही करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस थे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, PE1 इज इक्वल टू NE1 अपॉन NS। एस में कितने एलिमेंट्स हैं, 8। तो 8 क्यों है, एक कॉइन 2 तरह से आता है और 3 कॉइन्स हैं, तो 2 to the power 3, कितने एलिमेंट्स आ गए, 8, 1/8। हाँ, सेकेंड केस है बच्चों, 2 चित्त प्रकट होना, 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड होने चाहिए। तो हमने देखे ये 3 केसेस थे। हाँ, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चों 3/8। इसके बाद आ जाओ थर्ड केस। थर्ड केस है न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना यानी कि एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 3 ही सिक्के हैं तो, लेकिन 2 और 3 दोनों केसेस इसमें आ जाएंगे। तो ये 2 हेड वाले केस हैं और ये तीनों हेड्स वाला केस। ओके, तो कितने हो गए टोटल, 4 हो गए। तो 4/8 करने से कितना आ गया, 1/2 आ गया। E4, फोर्थ केस, अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना। अब इसको ध्यान से सुन लो, एटमोस्ट 2 हेड्स, तो कौन नहीं आएगा, सिर्फ एक नहीं आएगा जिसमें तीनों हेड होंगे। 0 हेड वाला भी आ जाएगा, इसमें एक भी हेड नहीं है, 1 हेड वाला भी चलेगा, 2 हेड वाला भी चलेगा, क्योंकि अधिकतम 2 चाहिए। 3 वाला छोड़कर बाकी सारे केसेस इसमें आ जाएंगे। कितने केसेस हैं, 7। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये जो 1/8 आपने लिया है ना, 1 - 1/8, लेकिन अब एक ही डायरेक्शन में चलो, अभी डायरेक्शन चेंज नहीं करते, ऐसे ही चलते हैं। तो 7 केसेस हैं, 7/8 आंसर हो गया। ठीक है। नाउ फिफ्थ, एक भी चित्त प्रकट ना होना यानी तीनों टेल्स, समझे ना, एक भी हेड नहीं, तीनों टेल्स, तो तीनों टेल्स का सिर्फ एक ही केस है, 1/8। गॉट इट। इसके बाद है बच्चों 6, 3 पट प्रकट होना। तो 3 पट प्रकट होना और एक भी चित्त प्रकट ना होना, एक ही तो बात है। नो हेड या 3 टेल्स, आप देखो ना कितनी मजेदार बात है, एक भी हेड प्रकट नहीं होना या 3 टेल्स, एक ही तो बात है ना, बात को घुमा के बोल दिया। तो अगर फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ पार्ट था एक भी चित्त प्रकट न होना, तो भी यही था। और सिक्स्थ पार्ट आएगा, वो भी यही आएगा। तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, ऐसे लिख दिया एज एबव। हाँ, यानी कि जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 है ना, एग्जैक्टली वही पार्ट नंबर 6 है, बात को घुमा दिया गया है, दैट्स ऑल। इसमें जो E6 होगा उसमें भी केवल 3 टेल ही होंगी। नाउ सेवेंथ केस, तथ्यतः 2 पट प्रकट होना, एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल के अलावा आना नहीं चाहिए कुछ। चलो जी, ले लिया, एक ये केस, एक ये केस, एक बिल्कुल जैसे ये था एग्जैक्टली 2 हेड वाला, ऐसे ही एग्जैक्टली 2 टेल्स वाला केस आ गया। तो कितना हो गया, PE7 3/8 बन गया। नाउ नेक्स्ट 8th पार्ट, कोई भी पट प्रकट ना होना, नो टेल्स। नो टेल्स का मतलब ओनली हेड्स, ओनली हेड्स का कितना केस, केवल 1। भाषा चेंज, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वो पूछने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन आपको अपना माइंड ओपन रखना है और ये ध्यान देना है कि क्या बोला जा रहा है, 1/8 ही आएगा। ना लास्ट है अधिकतम 2 पट प्रकट होना, ज़्यादा से ज़्यादा 2,
3 नहीं, तो एक ही केस रह गया ना, केवल एक केस छूट गया 3 वाला, बाकी तो सारे आ गए। तो इसमें भी वही आएगा 7/8। तो इस तरह से ये केसेस थे जो कि इंटरेस्टिंग थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हियर इज द क्वेश्चन, यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो घटना ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। If 2/11 is the probability of an event, what is the probability of the event not A? इसको मैंने बच्चों बहुत अच्छे से आपको समझाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। अभी हाल फिलहाल तो हम इतना जानते हैं कि कोई भी एक इवेंट ए है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम हमेशा 1 रहता है। ए नॉट को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है बच्चों, बिल्कुल एक ही बात है, ठीक है। तो पी ए किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 2/11 और ए नॉट ए की निकालनी है। तो ये आ गया 2/11 प्लस पी ए नॉट। बेटा नॉट मैंने अभी ऐसे लिख दिया, नेक्स्ट टाइम हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि आपकी बुक में अभी यही शो किया गया है। तो ये हो गया पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 - 2/11 दैट इज 9/11। ओके, सिंपल था ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, शब्द एसेसिनेशन से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक स्वर है और या फिर एक व्यंजन है। अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसेसिनेशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वॉवल अ कॉन्सोनेंट। अगर ये क्वेश्चन परम्यूटेशन के अंदर होता, शायद है भी, तो इसके लिए हमको सोचना पड़ता। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा, बहुत सिंपल सी चीज़ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर बताइए टोटल लेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हैं बच्चों 13 है ना। वॉवल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है ना। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, घटा दो कितने बचे 7। यहाँ पर लिख दूँ मैं वॉवल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं। देखो ए है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है। हाँ, यहाँ पर एस 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 एन टी एन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 6 हो गया बराबर। अब बहुत सिंपल है, क्या कह रहे हैं, स्वर चुनो। फर्स्ट में आपको वॉवल चुनना है, तो मैंने पी इवेंट, चलो डायरेक्टली लिख देते हैं। इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, NE1/NS। तो ये वॉवल वाला केस समझो NE1 है, इसको मैं E1 नाम दे देती हूँ और इसको मैं E2 नाम दे देती हूँ। आप ऐसे लिख रहे हैं, लेफ्ट में यहाँ जगह नहीं है ना, तो मैंने वहाँ लिख दिया। तो ये हो जाएगा 6/13। कितना सिंपल है। सेकेंड पार्ट में PE2 चाहिए आपको। PE2 कितना हो जाएगा, NE2/NS दैट मीन्स 7/13। ओके, हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। हियर इज द क्वेश्चन, एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छिक चुनता है और यदि ये चुनी गई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत सकता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है। संकेत, संख्याओं के प्राप्त होने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20. And if these 6 numbers match with the 6 numbers already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? Hint ये है कि order of the numbers is not important. देखो बच्चों, order important नहीं है, तो combination.
संचय, है ना। अगर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता, क्रम इम्पॉर्टेंट होता तो परम्यूटेशन लगता। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बस आपको चूज करना है, उनके वर्ण विन्यास के लिए आपको सोचना नहीं है। तो कितने हैं आपके जो लेटर्स दिए थे, वो है 20, 1 से 20 तक संख्याएं हैं। 1 से 20 तक संख्याएं हैं, जैसे कि 1 2 3 4 चलते जा रहे हैं, 17 18 19 20 ऐसे। ठीक, क्या हुआ, एक लॉटरी की कमेटी है, उसमें उन्होंने क्या किया, इनमें से कोई भी 6 अंक चूज करके छुपा के रख लिए। अब आप आओ और आप भी 6 अंक चूज करो। अगर आपके 6 अंक उन 6 अंकों से मैच कर गए तो आप जीत गए। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने पहले 4 चूज किया था, फिर 13, आपने पहले 13, उससे मतलब नहीं, लेकिन पूरे 6 आपने एज इट इज चूज कर लिए ना, तो आप जीत गए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कमेटी ने जो 20 में से 6 चूज किए, तो वो कितने थे, 26। समझे कि नहीं समझे, 20 में से 6 कमेटी ने चूज करके अपने पास रख ली। इतने तरीके से वो चूज कर सकते हैं। आप आए गेम खेलने, अब ये तो जुआ ही होता है ना, आपने 20 रुपए दिया, जीत गए तो हो गया करोड़ों का खेल, नहीं तो गए 20 रुपए ऐसे। तो अब आपने मान लीजिए खेलना शुरू किया, और आपको जीतने के लिए वही 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 6 अंक चूज करने हैं जो उन्होंने चूज कर लिए। तो आपके पास जीतने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक, वही एक तरीका है जो उन्होंने 6 अंक चूज किए। अगर आप वही 6 अंक चूज करेंगे तभी आप जीतेंगे। तो आपके पास सिर्फ एक तरीका है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कितनी हो गई, एनी अपॉन NS, तो 1 अपॉन बच्चों 20C6, ऐसे भी छोड़ देना, फिर देखना टाइम बचा है तो करना, नहीं तो मत करना। 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15, 1 2 3 4 5 6, और ये तो 720 होगा। 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 से कैंसिल किया, 4 चौक 16, अब ये 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो 1 अपॉन 19 2 ज़ा 38 और 17 4 ज़ा 68 इंटू 5, ये 340 हो सकता था जल्दी से, तो 1 अपॉन 38 इंटू 340, ओके, 38 इंटू 34। आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से देखेंगे अब दिखेगा। 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12 और 3 15, 3 8 ज़ा 24, 3 ज़ा 9 10 11, 2 7 2 1, so it is 1 upon 12720, no it's wrong, इट्स नॉट 5, इट्स 15, ये गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो मैंने 5 से तो कर ही लिया, बचा 3, 3 तो रह गया, 3 से और कर देते हैं इसको। आप मेरी बात समझे, यहाँ पर 15 था, मैंने गलती से 5 लिख लिया, 3 रह गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी आ जाना चाहिए आंसर। तो 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3, दैट्स 5 and 4 9, देखो यहाँ भी मिस्टेक हुई है, ये आपका 9 है। तो अब ये आ जाना चाहिए, 3 2 3 9 ज़ा 20, 3 9 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8 एंड 3 1 3 8 7 6 0, ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मिस्टेक्स मत करना मेरी तरह, आप बिल्कुल परफेक्टली करना, और ये आपका आंसर आ गया 38760, 38760, सॉरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा, जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं PA और PB युक्ति संगत यानी कंसिस्टेंट परिभाषित की गई हैं। ये केसेस हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज PA एंड PB आर कंसिस्टली डिफाइंड, ये मैंने यही है, दोबारा नहीं लिखी है, ठीक है। तो केस 1 है PA इज इक्वल टू 0.5, PB is equal to 0.7, PA intersection B is 0.6। बच्चों सुनना ध्यान से, A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ A में भी है
और वही चीज़ बी में भी है, यानी कि दोनों में कॉमन। अगर पी ए की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, यानी कि 0.5 है, चलो ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो इंटरसेक्शन तो 5 और 7 से छोटा होना चाहिए ना। मिनिमम 5 आ सकता है, हो सकता है पांचों एलिमेंट इसमें हो, नहीं तो 5 से छोटा आएगा, है ना। ये इंटरसेक्शन पी ए से बड़ा कैसे हो सकता है भला, हो ही नहीं सकता। पी ए इंटरसेक्शन बी को इन दोनों से छोटा होना मांगता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन पी ए, समझे, ये इससे बड़ा है, देयरफॉर इट इज नॉट कंसिस्टेंट, गॉट इट। अतः यह युक्ति संगत नहीं है, यह युक्ति संगत नहीं। आपको पॉइंट क्लियर हुआ ना, है ना। इंटरसेक्शन तो छोटा आता है ना बच्चों। नाउ सेकंड में क्या है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, तो ये तो क्या कहते हैं उसको, युक्ति संगत है। पी ए is 0.5, PB is 0.4, PA union B is 0.8। देखो PA यूनियन B क्या होता है, A में भी हो कोई चीज़ और B में भी हो, जो दोनों में कॉमन होंगे वो एक बार आएंगे, है कि नहीं। तो ये तो 0.8, ये तो युक्ति संगत है। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, चाहो तो ऐसे लिख लो, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका आएगा ए यूनियन बी 0.8, ये होगा 0.5, 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने जब इसको सॉल्व किया ना तो आपको मिलेगा 0.1 विच इज पॉसिबल, ठीक, ये तो संभव है, कुछ ऐसा चीज निकल के आई जो संभव है ना, यह संभव है, यह संभव है। अतः ये मान युक्ति संगत है। Therefore, these values are consistent. Got it? Now come to the last question of this video. Listen. Fill in the blanks in the following table. PA, PB, A intersection B, A union B. सिंपल है ना। कैसे सिंपल है, सिर्फ एक फॉर्मूला और गेम ओवर। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों सुनो, कुछ लोग इस फॉर्मूले को पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी ऐसे याद रखते हैं, तो वो भी ठीक है, नो इशू। केस 1 है, मुझे यहाँ से दिख रहा है, पी ए है 1/3, पी बी है 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी है 1/15। तो वैल्यूज रख दीजिए, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15। तो ये हो गया 5 प्लस 3/15 माइनस 1/15, दैट इज 7/15। गॉट इट, इसका आंसर आ गया 7/15। नाउ सेकेंड पार्ट में ये मैं यहाँ ही रख लेती हूँ। देखो आपके पास पी ए है, ए इंटरसेक्शन बी है और ए यूनियन बी है, तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा इजी लग रहा है लगाने में, तो पी ए कितना हो गया 0.35, पी बी यू हैव टू फाइंड, A union B is 0.25 plus 0.6. PB is equal to
3.1 minus, sorry, it's 5 to 8, 0.85 minus 0.35, ठीक, दैट मीन्स 0.50, ये आ गई आपकी पीबी, ठीक। और थर्ड केस यहीं पर लिया जाए। थर्ड केस है जिसमें आपको पी ए इज 0.5 गिवन, पी बी इज 0.35, पी ए यूनियन बी is 0.7. So PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. तो 0.7, 0.5, 0.35 माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। अब ये तो क्या बच्चों जैसी बात हो गई ना। इट्स sheer wastage of time for me. It's 0.85 minus 0.7, that is 0.15, ठीक है। तो आज का टारगेट, इस वीडियो का टारगेट जो मैंने रखा था वो पूरा होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।